नमस्ते मैम, मैं सुमन मसाला कंपनी से आया हूँ। मैम हमारी कंपनी ये फ्री सैंपल दे रही है आपको, आप लेना चाहेंगे? हाँ हाँ। मैम इसके लिए कुछ यहाँ पे जानकारियां भरनी होगी इस फॉर्म में। अच्छा ठीक है। जी। अच्छा मैम, एक गिलास पानी मिलेगा पीने को? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, मैं अभी लेके आई। जी। अरे क्या हुआ सुधा? चलो जल्दी जल्दी देखिए, कैश और जेवर कहाँ रखा है, चलो। दिल्ली में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की उसी के घर में घुसकर हत्या, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। मुंबई में एक 83 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, हत्यारे लूटपाट करके फरार। लखनऊ में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाली ऐसी हिंसक वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। वजह, अपराधियों के लिए बुजुर्ग बहुत आसान निशाना होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2009 में देश के 5 मुख्य राज्यों में 1700 बुजुर्गों की हत्या की गई थी। 6 दिसंबर 2010 को ऐसा ही एक केस देश के सबसे शांत प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अरे 6 बज गए, आज तो दिन का पता ही नहीं चला। खा लो, थोड़ा सा खा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारे बिना अब इस घर में नहीं रहा जाता।
चाचा जी, विनोद। पापा आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आरती के लिए नहीं आए क्या? नहीं, तबीयत ठीक है ना उसकी? हाँ, जब सुबह घर से निकला था तो एकदम ठीक थे, लेकिन चलिए घर पे देखते हैं। चलो। मैं भी यही सोच रहा था, रोज आने वाला आज क्यों नहीं आया? पापा, पापा, चलो भाई देखिए। दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए। विनोद, इतनी देर से बेल बजा रहे हैं। विनोद बेटा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। कहीं राम प्रसाद को कुछ। अरे अंकल जी, अरे हो सकता है कि मास्टर जी कहीं घर में ना हो, कहीं घूमने चले गए हो। लेकिन इस टाइम तो संध्या आरती के लिए वो मंदिर में आता है, लेकिन आज नहीं आया था। अरे विनोद, तुम्हें एक चाबी अपने पास रखनी चाहिए थी। हमेशा रखता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में भूल गया सुबह। इसी चाबी वाले को बुला लो जल्दी। हाँ हाँ, मैं अभी बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। चाचा जी, आपको तो पता है उनको बीपी की बीमारी है, कहीं कुछ हो ना गया हो। पापा, पापा, पापा। देखिए विनोद जी, पहली नजर में तो ये आत्महत्या का केस लगता है। इंस्पेक्टर साहब, राम प्रसाद आत्महत्या नहीं कर सकते। देखिए, अभी हत्या है या आत्महत्या, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चले। आप ऐसा कीजिए, कल पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिलिए। जिस तरह से रामप्रसाद जी की मौत हुई थी, उससे पुलिस को यह आत्महत्या का केस नजर आ रहा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर रामप्रसाद जी के साथ ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। और अगर यह हत्या थी तो फिर हत्यारे कौन थे? सवालों के जवाब के लिए इंतजार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। देखिए, अगर यह हत्या होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पता चल जाता। ये रही आपके पिताजी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। आपके पिताजी ने खुद को फांसी लगा ली। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि पापा। हाँ, आजकल थोड़ा अकेलापन जरूर महसूस करते थे, लेकिन जब मैं सुबह घर से निकला था तो तब तो एकदम ठीक थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, राम प्रसाद को मैं अरसे से जानता हूं। उस जैसा हिम्मती आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। असल में राम प्रसाद जी के शरीर में कोई जोर जबरदस्ती या फिर चोट के निशान पाए नहीं गए। कुछ खा लो बेटा, ऐसे भूखा रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा जी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि पापा इतने दुखी खुद को ही खत्म कर ले। अरे
है यार, अचानक गांव जाने का ख्याल कहां से आ गया? अरे यार, गांव वालों का फोन आया था। गांव वाले चाहते हैं कि मैं उनका बंद पड़ा स्कूल दोबारा से चलाऊं। तो तुमने हाँ कर दी? हाँ भी कर दी, और आज ही बैंक से अपने पीएफ के 4 लाख रुपए भी निकलवा लिए। उसी से मैं उसकी मरम्मत कराऊंगा और उसे अच्छे से चलाऊंगा। कमाल है। नहीं बेटा, राम प्रसाद ने आत्महत्या नहीं की, कुछ और बात है। इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी कल तक मुझसे अपने गांव जाने की बात कर रहा था, जिसने बैंक से 4 लाख रुपए भी निकाल लिए थे और अपने गांव में स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रहा था, वो अचानक अपनी जान क्यों दे देगा? इंस्पेक्टर साहब, अगर पापा ने पैसे निकाले थे तो अलमारी के लॉकर में ही होंगे, क्योंकि वो सारे पैसे वहीं रखते थे। कहाँ है ये अलमारी? आइए, ये लीजिए लॉकर की चाबी। ये अलमारी है जी। इसमें तो पैसे है ही नहीं। हाँ? कहां गए फिर 4 लाख रुपए? ये चाबी सिर्फ आप ही के पास रहती है या किसी और के पास भी? नहीं, ये चाबी तो पापा हमेशा अपने तकिए के नीचे रखते थे। हो सकता है उन्हीं 4 लाख के लिए किसी ने राम प्रसाद का खून किया और किसी को शक ना हो, इसीलिए आत्महत्या का। लेकिन अंकल, ऐसा कौन कर सकता है? आपको लगता है कि पापा ने उन 4 लाख रुपयों की बात किसी से की होगी? घर में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स का मर्डर केसेस का चार्ट है ये। इन सारे केसेस में मर्डर उन्हीं लोगों ने किया है जिनका मरने वालों से कोई वास्ता नहीं था। और आजकल ऐसे अपराधी गिरोह काफी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन सर, ये तो आजकल बड़े शहरों में होता है। अपराधी शहर नहीं देखते, मौका देखते हैं। और घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग ऐसे अपराधियों के लिए काफी आसान टारगेट है। उन्होंने राम प्रसाद जी को मारने वाले की उन पर काफी गहरी नजर रही होगी। वो लोग ये बात जानते थे कि राम प्रसाद जी ने अपने घर में 4 लाख रुपए रखे हुए हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि खूनी को आपके घर में आते या जाते कुछ लोगों ने तो जरूर देखा होगा। इसलिए हमने आपके आस पड़ोस में पूछताछ करनी चाहिए। राघवेंद्र जी के शक ने इस केस को सही दिशा में मोड़ दिया था। अब पुलिस भी इसे हत्या का ही केस मान रही थी और यह भी साफ हो गया था कि कुछ लोगों ने मिलकर रामप्रसाद जी की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या का रूप दे दिया था। आखिर कौन थे वो लोग जो उस दिन 7 बजे के आसपास रामप्रसाद जी के घर आए थे? हत्यारों की पहचान के लिए पुलिस ने रामप्रसाद जी के घर के आसपास के पूरे इलाके में पूछताछ करना शुरू कर दिया। इस पूछताछ से उन्हें कोई जानकारी तो नहीं मिली, उल्टे वहां रहने वाले ज्यादातर लोग पुलिस की पूछताछ से परेशान होकर राघवेंद्र जी के सामने अपनी नाराजगी जताने उनके घर पहुंच गए। अंकल जी, आप तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन हम सबको ऑफिस जाना होता है, काम करने होते हैं। प्लीज ये रोज रोज पुलिस का चक्कर बंद करवाइए। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। आज जो रामप्रसाद के साथ हुआ है, कल आपके माँ बाप के साथ भी हो सकता है। आज थोड़ी सी परेशानी झेल लो, अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए ही सही। पापा, विनोद खूब राम अंकल का इंश्योरेंस क्लेम की तैयारी कर रहा है। उसे कोई पड़ी नहीं है खूनी पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए। फिर आप क्यों? कौन से क्लेम की बात कर रहा है? मेरा वो वकील दोस्त है ना शेखर, विनोद उसके पास गया था
क्लेम के पैसे के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर रहा है वो। जी हाँ, विनोद शर्मा के लॉयर ने हमें एक नोटिस भेजा है, लेकिन इस केस में कोई दम नहीं है। ये क्लेम उन्हें मिल नहीं पाएगा। क्यों? विनोद शर्मा सेकंड नॉमिनी है। फर्स्ट नॉमिनी थी राम प्रसाद जी की वाइफ बिंदु शर्मा, और उनकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन बिंदु शर्मा जी की मौत के बाद तो अब सिर्फ विनोद शर्मा जी रह जाते हैं, तो सारा पैसा तो अब उन्हीं को मिलेगा। देखिए, आम भाषा में कहें तो इंश्योरेंस कंपनी का एक नियम है, जिस दिन पॉलिसी ली गई है उसके 3 साल के अंदर अगर किसी की एक्सीडेंटल मौत या सुसाइड केस होता है तो उस इंश्योरेंस की क्लेम मैच्योरिटी नहीं होती। और राम प्रसाद जी की पॉलिसी को तो अभी सिर्फ 2 ही साल हुए और उन्होंने आत्महत्या कर ली तो नहीं, ये आत्महत्या नहीं है। लेकिन ये नेचुरल डेथ भी तो नहीं। इस क्लेम की मैच्योरिटी पॉसिबल ही नहीं है। और यही बात हमने उनके बेटे को भी समझाई थी, मगर वो तो कोर्ट में जाने की धमकी देने लगे, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। क्या मुझे आप इस पॉलिसी के एक कॉपी दे सकते हैं? जी हाँ, जरूर। हाँ, ये लीजिए। विनोद, सुना है कि तुमने अपने पिताजी की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पर कोर्ट केस कर दिया। जी? इसमें इतना ताज्जुब क्यों कर रहे हो विनोद? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है हर बात का पता लगा लेना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करके मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? सर, 2 साल लगातार मैंने अपनी कमाई में से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं इंश्योरेंस के पैसे? विनोद, तुम्हारे पिताजी की इंश्योरेंस पॉलिसी की पहली नॉमिनी बिंदु शर्मा थी। जी। तुम्हारी माता जी? जी। जिनका पिछले साल ही देहांत हो गया। हुआ क्या था? गैस का नॉब खुला रह गया था, दम घुटने की वजह से मां की मौत हो गई थी। लेकिन सर, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाए। इंश्योरेंस की बात पता चलते ही पुलिस ने इस केस को नए सिरे से देखना शुरू किया। राम प्रसाद जी की पत्नी की मौत की फाइल को फिर से खोला गया। हर एक बात की, हर बयान की दोबारा से जांच की गई। सर, विनोद की मां बिंदु शर्मा की केस की जांच पूरे 6 महीने तक चली और आखिर में इसे एक सुसाइड केस मानकर बंद कर दिया गया। ये देखिए सर। विनोद के बयान के मुताबिक विनोद और राम प्रसाद जी 2 बजे घर से बाहर निकले। मां, हम लोग जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। ठीक है बेटा, मैं तेरी पसंद की भरवा भिंडी भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ। अरे भाई, कभी हमारी पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। ठीक है, ठीक है, आपकी पसंद का गाजर का हलवा भी बना दूंगी। ठीक है माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। चलिए पापा। और फिर विनोद 5 बजे राम प्रसाद जी के साथ घर में वापस आया। मजा आ गया इसको। पापा, ये गैस की बदबू लग रही है। हाँ बेटा, लग तो कुछ ऐसा ही रहा। माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ, पापा देखो ना, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, पापा देखिए ना, माँ बोल क्यों नहीं रही है कुछ? पापा देखिए ना। माँ कुछ बोलो ना। सर, पुलिस की जांच के मुताबिक मरने से पहले बिंदु शर्मा ने अपनी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश की। उसी कोशिश में किचन के दरवाजे पर उनके कुछ निशान मिले। ये देखिए। लेकिन विनोद के बयान के मुताबिक तो किचन के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, तो गैस की बदबू का पता चलते ही विनोद की मां आसानी से बाहर आ सकती थी। तो दरवाजे पे नाखूनों के निशान बनने नहीं चाहिए, और जब दरवाजा आसानी से खुल सकता था तो दम घुट के मरने की कोई वजह नहीं बनती। यादव, जीप निकाल।
इस केस में राघवेंद्र जी की मेहनत रंग लाने लगी। पुलिस को विनोद पर शक हो गया। अब जरूरत थी सबूतों की, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। विनोद, आप अच्छी तरीके से सोचकर एक एक बात बताइए। जिस समय आपके पापा का कत्ल हुआ था, उस समय आप कहां थे? घर से कब निकले थे? किस किस से मिले थे? किसके पास कितनी देर तक बैठे थे? एक एक बात बताइए। इंस्पेक्टर साहब, हमेशा की तरह उस दिन भी मैं 2 बजे घर से निकला था। उसके बाद रात को 8 बजे सीधा पापा को लेने मंदिर पहुंच गया। और जब मैं मंदिर पहुंचा तो चाचा जी, विनोद, पापा आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आरती के लिए नहीं आए क्या? नहीं, तबीयत ठीक है ना उसकी? हाँ, जब सुबह घर से निकला था तो एकदम ठीक थे। पापा, पापा! आप काम क्या करते हैं? जी, मैं भोपाल हाईवे पर रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। कहां से लाओगे इतने सारे पैसे? जी हाँ, मेरे 3 और पार्टनर्स हैं। उस दिन भी मैं उन्हीं लोगों के साथ था, दोपहर 2 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। उनके नाम और पते लिखवाइए। नाम बताइए। विजय विश्वकर्मा, राघव मिश्रा, MG रोड और सरजू नेरुल नगर। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? विनोद, इसी किचन में आपकी मां की लाश मिली थी ना? जी हाँ। तो एक बात बताइए, जब इस दरवाजे का लॉक अंदर से टूटा हुआ था तो आपकी मां तो बड़ी आसानी से दरवाजा खोल के बाहर आ सकती थी, तो आई क्यों नहीं? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल पाई। मैं तो उस दिन पापा के साथ था, मुझे कैसे पता होगा? मैं घर पर नहीं था। हाँ, आपको कैसे पता होगा, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे। सर, मेरा नाम विजय विश्वकर्मा है और उस दिन हम चारों पार्टनर एक साथ में थे। चलिए। सर, मेरा नाम विजय विश्वकर्मा है और उस दिन हम चारों पार्टनर एक साथ में ही थे। हाँ, उस दिन विनोद तकरीबन 7:30 बजे घर के लिए निकल गया था। और सर, वैसे भी 7:30 से ज्यादा विनोद घर से बाहर रुकता ही नहीं था, क्योंकि उसे अपने पापा को मंदिर से घर लेकर जाना होता था। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बुलवाऊंगा। जाइए आप। पुलिस की इतनी जांच पड़ताल के बाद भी इस केस में अब तक कोई नतीजा नहीं निकला था। हत्या के समय विनोद अपने दोस्तों के साथ अपने घर से बहुत दूर था। तो फिर रामप्रसाद जी की हत्या किसने की? क्या उन 4 लाख रुपयों के लिए किसी और ने उनकी हत्या कर दी? दूसरी तरफ विनोद की मां की मौत भी पुलिस की नजरों में खटक रही थी। और सबसे बड़ी बात थी 25 लाख रुपयों की वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें विनोद की मां पहली नॉमिनी थी। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होकर भी इतनी उलझी हुई थी कि पुलिस के लिए सच को सामने लाना नामुमकिन हो गया था। सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस दिन रामप्रसाद जी की हत्या हुई उस दिन ये चारों ही वहां नहीं थे और आसपास में भी किसी ने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जिस पर उन्हें कोई शक हो। यादव, अभी तुमने किसी को अंदर आते देखा? नहीं सर। फिर ये चाय यहां कैसे आ गई? सर, वो
वो चाय वाला? यही, बिल्कुल यही हुआ होगा। ये जो कोई भी है वो अक्सर राम प्रसाद जी के घर में आता जाता होगा या फिर उसके ही इलाके का होगा, लेकिन उसके आने जाने पर किसी ने गौर नहीं किया। यादव जी सर। उस इलाके में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, छोटे बड़े, सबको गिरफ्तार करो। जी सर। अब राम प्रसाद जी की फाइल बंद करने का टाइम आ गया है। अब ये केस सॉल्व करने के बाद ये फाइल बंद करेंगे। पुलिस ने एक आखिरी कोशिश की। राम प्रसाद जी के घर के आसपास रहने वाले हर छोटे बड़े अपराधी को पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की, और जो सच सामने आया वो दिल दहलाने वाला था। सर मैं उस दिन कोचिंग क्लास गया हुआ था। अच्छा, चलो उस कोचिंग वाले का पता बता। यादव, बुला के ला लो उस कोचिंग वाले को। क्या सर? मैं उस दिन दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। साले फिर से पार्टी? हाँ, नशे के लिए छुट्टी नहीं दे रही। अंदर गया था ना तू एक बार शराब के चक्कर में? हैं? ले जा से। साहब मैं उस दिन घर पे ही था, मैंने थोड़ी पी रखी थी। फालतू की बात नहीं, मेरी काम की बात बता। कुछ जानता है तू राम प्रसाद जी के मर्डर के बारे में? हाँ? कुछ खास नहीं साहब, शाम को एक दोस्त का फोन आ गया था, मैं उससे मिलने जा रहा था। उसी टाइम मैंने दो लोगों को राम प्रसाद जी के घर की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ हाँ, अरे हाँ सब, हाँ भाई 2 बॉटली लेके आऊंगा। हाँ हाँ सब ठीक है। और तू बता? सॉरी, अरे कोई 2 लोग थे यार। कौन थे वो दोनों? मोहल्ले में नए बजरंग मिश्रा के यहाँ करीब 4 महीनों से किराए पे रहते। कौन है बे? तेरा बाप। बस कर साहब, बस कर। तो बता दे, उस शाम हम ही गए थे राम प्रसाद के घर। हाँ साहब, हम ही गए थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते। विनोद घर पर है? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। आप लोग उसके दोस्त हैं? नहीं अंकल, हम तो बजरंग मिश्रा जी के घर में किराएदार रहते हैं। विनोद जी ने हमसे कहा था कि उन्हें अपना एक कमरा किराए पे देना है, तो इसलिए हम घर देखने के लिए आ गए। तो बाहर क्यों खड़े हो? आओ, अब तो घर उसका ही है, वो किराए पर दे या घर को होटल बना दे। आओ। हाँ चलिए। तो क्यों मारा? 4 लाख रुपए के लिए तुमने एक आदमी को मार दिया? साहब हमें तो केवल 50,000 रुपए मिले थे। हाँ सर, वो भी साहब वो विनोद ने दिए थे अपने बाप को मरवाने के लिए। अरे ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग इस तरह से मुझे नहीं ले जा सकते। देखिए, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अरे चल। तुमने अपने पिता को मरवाने के लिए इन दोनों को 50,000 रुपए दिए। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। इन दोनों के पास से जो पैसे बरामद हुए ना, वो वही पैसे हैं जिन्हें राम प्रसाद जी ने अपने बैंक से निकलवाए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। आप इन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जिन्होंने मेरे पापा को मार के घर से पैसे चुराए। अब मुझे फंसाना चाह रहे हैं। अच्छा, लाना जरा उनको।
पहचानते हो ना इन्हें? ये विजय तेरा पार्टनर। तूने इसे जो 1 लाख रुपए दिए वो तेरे पास आए कहां से? हाँ? पैसों के लिए तूने अपने पिता को मार डाला और अपनी मां को भी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माँ की मौत तो दम घुटने से हुई थी ना। बेवकूफ समझते हैं हम पुलिस वालों को? हाँ? उस बेचारी औरत का किचन के अंदर दम घुटता रहा। दरवाजे का लॉक टूटा होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाई। बोल, किसने दरवाजे को बाहर से बंद किया था? बता, किसने किया था दरवाजे को बाहर से बंद? हाँ, मारना पड़ा। क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था मैं। मैंने पापा से पैसे मांगे थे, लेकिन देख बेटा, मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। तू ये बिजनेस भूल जा और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। तेरे पापा 25 लाख तो दे देंगे ना तुझे? इस उम्र में भी उनका इंश्योरेंस क्लेम करने से 25 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। 25 लाख। और फिर उनके मरने के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे तुम्हें ही मिलेंगे। इकलौते बेटे जो हो तुम। ये लीजिए पापा। जी क्या है? पापा, मैंने आप दोनों के लिए पॉलिसी ली है और इस पॉलिसी में आपको 10 साल के बाद पेंशन भी मिलेगी और मेडिकल कवर भी है। पूरी लाइफ सेफ हो जाएगी आप दोनों की। और हाँ, इसका प्रीमियम मैं भरूंगा। पैसे कहां से लाओगे प्रीमियम के लिए? पापा, वो सब इंतजाम कर लिया है मैंने। बस आप फॉर्म भर दीजिए और साइन कर दीजिए। ये लीजिए। लेकिन पापा ने पॉलिसी का फर्स्ट नॉमिनी मां को बनाकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। क्योंकि पापा के मरने के बाद पूरे पैसे मां को मिलते, मुझे नहीं। तो चिंता मत कर यार, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। देख, तू एक काम कर, अपने पापा को ना शाम तक के लिए कहीं बाहर लेके चला जा, कहीं भी घुमाने के लिए। ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है ना, किसी को शक तक नहीं होगा। माँ, हम लोग जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। ठीक है बेटा, मैं तेरी पसंद की भरवा भिंडी भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ। अरे भाई, कभी हमारी पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। ठीक है, आपकी पसंद का गाजर का हलवा भी बना दूंगी। ठीक है माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। चलिए पापा। चलो बेटा।
जो हमने सोचा था वही हुआ और सबने इसे एक एक्सीडेंट ही समझा। और फिर हमने सही वक्त का इंतजार किया। और फिर तुमने एक पूरा प्लान बनाया अपने पिता को मारने के लिए। ऐसा प्लान जिसमें उनकी मौत एक आत्महत्या लगे। हाँ, और इसके लिए तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जिस पर कोई शक न कर सके। क्यों? हाँ, फिर मुझे राघव ने इन दोनों से मिलवाया। तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है इंसान बे औलाद है। ले जाओ सबको। चलो। सीनियर सिटीजन्स के साथ होने वाले अपराधों में यह घटना एक बहुत बड़ा खुलासा थी। बहुत ही दुखद और हैरान कर देने वाली घटना थी, जहां चंद रुपयों के लालच में अपने सगे बेटे ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने माता पिता की हत्या करवा दी। और दूसरी तरफ राघवेंद्र जी जैसे दोस्त ने अपने बेटे और पड़ोसियों की नाराजगी सही, लेकिन रामप्रसाद जी को इंसाफ दिलाने की अपनी लड़ाई में वो पीछे नहीं हटे। सावधान इंडिया ऐसे दोस्त को सलाम करता है। साथ ही हम बुजुर्गों से अपील करते हैं कि लोगों पर भरोसा करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें, सतर्क रहें। अपने घर में रखे कीमती सामान, रुपए पैसे, जायदाद और बैंक अकाउंट के बारे में किसी से भी जिक्र ना करें। और हाँ, दरवाजा खोलने से पहले आने वाले व्यक्ति की पहचान पक्की कर लें। और जो जवान बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप से दूर रहते हैं, उनसे ये दरखास्त कि हर रोज एक बार फोन करके अपने माता पिता की खोज खबर जरूर लेते रहें। और अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उनका थोड़ा और ख्याल रखें। उम्र के इस पड़ाव में आपके माता पिता को आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, इतना ही चाहिए बस। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में 27 अक्टूबर से हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे देखिए सावधान इंडिया वीकेंड स्पेशल, सिर्फ लाइफ ओके पर। शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से। सावधान इंडिया, उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक।